अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं? जी, कैसी हो रही है तैयारी आप लोगों की? केमिकल इक्विलिब्रियम आपने रिवाइज कर लिया? जी, करम है अल्लाह का। तो उसमें आपने देख लेना है, अगर वो एसिडिक बफर होगा तो आपने देखना उसमें वीक एसिड है और उसके साथ उसका सॉल्ट होगा। और अगर वो बेसिक बफर होगा तो वो वीक बेस होगी और साथ उसका सॉल्ट होगा। चलें ठीक है, मैं प्रैक्टिस जो एमसीक्यूज़ हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ का जो सलूशन है वो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करवा कर दूंगा। नहीं, बफर कैपेसिटी नहीं है। मेजॉरिटी आपको जो वीक एसिड्स दिए जाते हैं, जो वीक एसिड्स हैं आपके पास, वो तो एसिटिक एसिड वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। तो इनसे रिलेटेड ही आएगा और तो कुछ भी नहीं आएगा, ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके पास क्या है? HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। बेसिस में ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो बस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसी से रिलेटेड आपको बफर आता है, ये वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेसिस आपको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन काइनेटिक्स। जी, रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स। जी, नमाज ब्रेक होगी, घबराना नहीं आप लोगों ने। जी, रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स ये क्या है? ये केमिस्ट्री की ये ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द rate of reaction, rate of the chemical reaction, and the factors that affect the rate of the chemical reaction.
नहीं, टेबल कोई नहीं करना आपने। अच्छा जी, रिएक्शन काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, तो व्हाट इज रेट ऑफ द रिएक्शन? रिएक्शन का रेट क्या होता है? ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये डिफरेंट स्पीड पे प्रोसीड होते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो नेचर में बड़े फास्ट होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो बड़े स्लो होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो मॉडरेट हैं। जैसे नेचर में जो बहुत फास्ट रिएक्शंस हैं वो हम उनको आयोनिक रिएक्शंस कहते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जैसे कि AgCl प्लस NaNO3। ये चूंकि आइंस की फॉर्म में है, आइंस जस्ट अपनी एक्सचेंज करेंगे, डिस्प्लेस होंगे, तो क्या होगा, ये AgNO3 बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। तो ये फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन। क्योंकि ये आयनिक रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हैं ये फास्ट होते हैं, ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। इसी तरह कुछ रिएक्शंस हमारे पास बड़े स्लो रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि जो कोरेयन है, जंग लगना, किसी मेटल को जंग लगना, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, 2Fe plus 2H2O plus O2, it gives Fe2O3 डॉट 3H2O। तो ये जो है रातों रात जंग नहीं लगता, इसको कई टाइम लगते हैं, कई दिन लगते हैं, महीने लगते हैं। तो ये बड़ा स्लो रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन। और कुछ रिएक्शंस जो होते हैं ना वो मॉडरेट होते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर आप किसी एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाओ तो ये एस्टर बन जाएगा। तो ये एक मॉडरेट रिएक्शन है, इसकी स्पीड ना ज़्यादा फास्ट है ना ज़्यादा स्लो है। दिस इज इथाइल एसीटेट। तो ये मॉडरेट है, तो इसका मतलब है नेचर में तमाम रिएक्शंस की जो स्पीड है वो इक्वल नहीं होती। कुछ रिएक्शंस की जो स्पीड है वो फास्ट होती है, कुछ रिएक्शंस की जो स्पीड है वो स्लो होती है, कुछ जो है मॉडरेट होते हैं। तो स्पीड इज नोन एज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? हमारे पास लेट से एक रिएक्शन हो रहा है, ए रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स बी में। अच्छा, वक्त के साथ साथ क्या होगा, रिएक्टेंट्स कम होंगे और प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे। वक्त के साथ साथ क्या होगा, रिएक्टेंट्स कम होंगे और प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे। इसका मतलब है दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, रिएक्टेंट्स की भी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में भी चेंज आएगा। तो हम कहते हैं कि कितने टाइम में कितना चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज change in concentration of reactants change in concentration of reactants और प्रोडक्ट्स, दोनों में से किसी एक की बात करेंगे हम। या तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है इन ए यूनिट टाइम, या वो टाइम जिसमें चेंज आ रहा है वो डिनोमिनेटर में आएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन ए यूनिट टाइम, इसका मतलब जो रेट है वो इक्वल है चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। कितना टाइम लग रहा है उसको चेंज होने में, वो आएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, रेट इज इक्वल्स टू, चूंकि ये स्मॉल चेंज की बात हो रही है तो यहाँ पर हम dx ओवर dt भी लिख सकते हैं इसको, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। तो रेट को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स बात करोगे तो वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट्स कम होंगे, तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स की फाइनल वैल्यू छोटी होगी और इनिशियल वैल्यू बड़ी होगी। तो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स रेट लिखोगे ना तो वो इक्वल होगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर चेंज इन टाइम। और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स लिखोगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स ये हमारे पास माइनस में आ रहा है और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स ये हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है।
ऐसा क्यों है? क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, वक्त के साथ साथ कम हो रही है। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, यानी कि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे, तो आंसर एक माइनस में आएगा। और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ ज़्यादा हो रही है, तो उनकी फाइनल वैल्यू बड़ी है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, आंसर प्लस में आएगा। तो इसका मतलब है रेट नेगेटिव होगा। जी, क्वेश्चन ये है, इसका मतलब रेट नेगेटिव भी हो सकता है। विद रिस्पेक्ट टू हमने रिएक्टेंट्स लिखा है कि माइनस डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, तो इसका मतलब रेट नेगेटिव भी हो सकता है। जी बच्चों, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम कम हो रही है। रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है, नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है रिएक्टेंट्स की। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या बनता है? कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल्स पर डीएम क्यूब, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बना? मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड। रेट ऑफ द रिएक्शन का यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। लेट से अगर मैं ये कहूँ कि किसी ख़ास रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन में चेंज आया है, एक रिएक्टेंट्स है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आया है 0.75 मोल्स पर डीएम क्यूब से, उसकी कंसंट्रेशन हो गई 0.50 मोल्स पर डीएम क्यूब, और इसको जो टाइम लगा है वो लगा है 25 सेकेंड्स। तो इसका रेट क्या होगा? तो कितना चेंज आया? जी, चेंज कितना आया? 0.75 और 0.5 का डिफरेंस क्या है हमारे पास? 0.75 और 0.5 में हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है? 0.25 में। तो चेंज आया 0.25 का। नहीं, प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोडक्ट की तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो चेंज आया, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पहले थी 0.75, बाद में होगी 0.50। तो चेंज कितना आया? 0.25। कितने टाइम में? 25 सेकेंड्स में। तो इसका आंसर क्या आता है? 1/100। ये डेसिमल अगर हम ख़त्म करें तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 1/100 इज़ 0.01। और रेट का यूनिट क्या होगा? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। अच्छा जी, अब रेट जो है ना, ये दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ। एक होता है जी हमारे पास एवरेज रेट, और एक होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, एक होता है हमारे पास एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। जी, एवरेज रेट क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। किसी दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान जो रेट होता है वो एवरेज रेट होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। मतलब आप कह रहे हो कि मैंने पहले जो मतलब आप कह रहे हो कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ 0 से लेके 100 सेकेंड्स तक, इसके दरमियान आपने जो रेट फाइंड आउट करना है ना, वो एवरेज रेट है। 0 से 100 सेकेंड्स तक आपने रेट कैलकुलेट किया, तो ये एवरेज रेट है। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है ना, ये किसी खास इंस्टेंट पे होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट। द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट। अब किसी खास इंस्टेंट की अगर हम बात करें तो वो तो सिर्फ एक मोमेंट होगा। अगर हम किसी खास इंस्टेंट की बात करेंगे तो इंस्टेंट का मतलब है कि वो किसी खास मोमेंट की बात हो रही है। पर पर हमें तो टाइम
में जो है चेंज चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है, हमें तो चाहिए होता है कि टाइम चेंज चाहिए हमें, कि पहले टाइम इतना था, बाद में टाइम इतना हो गया, इतने टाइम में चेंज आया। पर किसी मूवमेंट पे जब हम बात करें तो उसमें तो हम टाइम चेंज हमारे पास जीरो है। तो इंस्टेंटेनियस रेट में आपका जो चेंज इन टाइम है वो जीरो के करीब करीब होता है, अप्रोचेस टू जीरो। जीरो नहीं होता, यानी कि डेल्टा टी जीरो नहीं होता, क्योंकि आपने चेंज कैलकुलेट करना है ना। तो चेंज करने कैलकुलेट करने के लिए आपको चेंज इन टाइम भी पता होना चाहिए। लेकिन किसी अगर खास इंस्टेंट की बात करेंगे तो उस पर तो कोई एक ही टाइम शो होगा ना। मैं कहता हूं कि मैंने जो है ना 5:10 पे रेट फाइंड आउट करना है। तो 5:10 पे रेट कैसे फाइंड आउट करोगे? उसके साथ आपको कोई और भी तो टाइम पता होना चाहिए कि कितने टाइम में कंसंट्रेशन में चेंज आया। तो उसके लिए फिर हमें डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो जीरो के करीब चाहिए। यानी कि आप कहोगे कि पहले मेरे पास जो टाइम था ना वो था 1 सेकेंड। फिर आप कहोगे कि मैंने 1.00001 सेकेंड के बाद जो है ना मैंने रेट फाइंड आउट करना है। तो 1 और 1.001 के दरमियान आप जो है ना वो रेट फाइंड आउट करोगे। यानी कि डेल्टा टी बिल्कुल जीरो नहीं होगा, डेल्टा टी जीरो के करीब तरीन होगा। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आप एवरेज रेट जो है, एवरेज रेट हम क्या कह रहे थे, एवरेज रेट क्या होता है? किसी दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान जो रेट होता है वो एवरेज रेट है। तो अगर आप एवरेज रेट में भी अगर आप जो टाइम इंटरवल है अगर आप वो ज़ीरो ले लो, ज़ीरो के करीब ले लो, तो एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर हो जाएगा। अगर आप एवरेज रेट में भी जो टाइम इंटरवल है वो ज़ीरो के करीब ले लो तो वो एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी, डेल्टा टी ज़ीरो के करीब होगा, ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि हमें टाइम में भी चेंज चाहिए होता है। अच्छा, अब हम किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे डिटर्मिन करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें एक तो हमारे पास केमिकल मेथड होता है और दूसरे हमारे पास फिजिकल मेथड्स होते हैं। दूसरे हमारे पास क्या होते हैं? फिजिकल मेथड्स। तो हम दोनों मेथड्स की बात करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास ग्राफ है, तो पहले अगर हम केमिकल मेथड की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक ग्राफ है। तो इसमें हम कंसंट्रेशन जो है वो लेते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमारे पास रिएक्टेंट्स की आप कंसंट्रेशन ले लेते हो या प्रोडक्ट्स की आप कंसंट्रेशन ले लेते हो। तो हमारे पास कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयोडाइड की। जी, हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडाइड चेंज हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में। ये हमारे पास एक रिएक्शन है। तो इसमें आपने या तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लेनी है या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लेनी है। कहाँ पर? वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पे आपने कंसंट्रेशन लेनी है। और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा जी? एक्स एक्सिस पे आप लोगे टाइम, कि कितने टाइम जो है उसमें चेंज आ रहा है। तो टाइम आपका यूनिट होगा सेकंड्स में और कंसंट्रेशन का यूनिट होगा मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये ज़ीरो है, ये 50 है, ये 100 है। ये टाइम है यहाँ पर हमारे पास, ये 150 है, 200 है, 250 है, 300 है। तो इस तरह ये हमारे पास यहाँ पर टाइम है और इस तरफ हमारे पास कंसंट्रेशन है। ये है जी हमारे पास 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05। ठीक है, तो ये हमारे पास अब हम पॉइंट्स लेंगे कि इस टाइम पे ये कंसंट्रेशन थी। लेट से ये हमने प्लॉट्स ले लिए, ये हमारे पास कंसंट्रेशन थी।
तो आपने इस इन पॉइंट्स को मिलाना है। तो ये ग्राफ जो है गिवन होता है। अब आपने क्या करना है, आपने इनमें से कोई से भी दो पॉइंट्स ले लेने हैं। इनमें से आपने कोई से भी दो पॉइंट्स ले लेने, लेट से मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट ये ले लेता हूँ और एक ये पॉइंट ले लेता हूँ, और इन दोनों पॉइंट से मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स का मैंने डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स का मैंने क्या ले लेना है, डिफरेंस। जी, इस पॉइंट से जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए हो तो कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है, 0.05 से 0.03 होगी, तो कंसंट्रेशन में चेंज आया 0.2 का। और फिर यहाँ से यहाँ आने में टाइम में कितना चेंज आया, टाइम में चेंज आया 50 का। तो 0.02 को 50 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम ग्राफ की मदद से जो है ना रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कंसंट्रेशन हमें कैसे पता चलती है, मतलब इसमें जो हमारे पास एक केमिकल मेथड होता है ना, रिएक्शन का रेट डिटरमिन करने का जो केमिकल मेथड होता है, वो होता है हमारे पास टाइट्रेशन। केमिकल मेथड क्या होता है हमारे पास, टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन में हमारे पास एसिड और बेस होता है। तो एसिड और बेस की मदद से हम जो है ना रिएक्शन का रेट डिटरमिन करते हैं। टाइट्रेशन में हम देख रहे होते हैं ना कि कितने कितने टाइम में कितना जो एसिड है वो यूटिलाइज हो गया, कितना एसिड जो है ना बेस के साथ रिएक्ट कर गया। तो उसमें हम इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये टाइट्रेशन मेथड एक केमिकल मेथड है। अच्छा जी, फिजिकल मेथड्स कौन से हैं हमारे पास। अच्छा, फिजिकल मेथड्स हैं जी हमारे पास। पहला मेथड है स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड। स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं जी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, इसमें बेसिकली हम एब्जॉर्बेंस लेते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, एब्जॉर्बेंस। अच्छा, जो आपके रिएक्शन मिक्सचर में जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, या तो वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करते हैं या वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अगर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करता है किसको, यूवी रेस को या इंफ्रारेड रेस को, तो फिर उसके लिए आप ये मेथड अप्लाई करोगे, स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड। जितनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, आपको कंसंट्रेशन पता चलेगी एब्जॉर्बेंस से। कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की आपको कंसंट्रेशन पता चलेगी एब्जॉर्बेंस से। अगर वो ज़्यादा लाइट अगर वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर वो कम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो आप वक्त के साथ साथ आप उसकी कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हो। तो इस तरह आप स्पेक्ट्रोमेट्री एक फिजिकल मेथड है। नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड में हम इस्तेमाल करते हैं कंडक्टोमीटर। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं कंडक्टोमीटर। अच्छा, जो आपके पास जो भी रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर आइंस हैं, या तो रिएक्टेंट साइड पे आइंस हैं या प्रोडक्ट साइड पे आइंस हैं। अगर चूंकि आइंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो अगर सोल्यूशन में आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। लेट से लेट से अगर आपका जो प्रोडक्ट है, अगर वो आयनिक प्रोडक्ट है, मतलब आइंस की फॉर्म में है, तो अगर वो ज्यादा बनेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है जो आपके आइंस की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो बताएगी कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, तो कंडक्टिविटी ऑफ आइंस ऑफ रिएक्टेंट्स गिव रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है,
तो अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है प्रोडक्ट साइड पे, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उसकी आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तीसरा है जी हमारे पास डायलेटोमेट्रिक मेथड। डायलेटोमेट्रिक मेथड डायलेशन से निकला है, यानी कि वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा या वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा। तो ये वो डायलेटोमेट्रिक मेथड ये उन पे अप्लाई होगा जिनमें या तो गैस बन रही होती है या गैस कंज्यूम हो जाती है। लेट से मैं आपको कहता हूं कि ये केमिकल रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवेपोरेट हो जाएगी, तो ओवरऑल इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट साइड पे वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा ना, वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो उनके लिए फिर हम डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड इस्तेमाल करते हैं। जिन रिएक्शंस में वॉल्यूम में चेंज आता है उनके लिए डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो जितना ज़्यादा चेंज आएगा, वॉल्यूम चेंज जितना ज़्यादा होगा, उतना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी कि रिएक्शन उतना तेज़ होगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम चेंज के। ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज आएगा तो ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा। जी नेक्स्ट है ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ऑप्टिकल रोटेशन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो टूवर्ड्स राइट रोटेट करते हैं या टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करते हैं। तो उनके लिए फिर हम ऑप्टिकल रोटेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें हम इस्तेमाल करते हैं पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर इसमें इस्तेमाल होता है। पोलैरीमीटर की मदद से हम देखते हैं कि उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट किया कि नहीं किया। रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रोटेशन के, एंगल ऑफ रोटेशन। जितना ज्यादा रोटेट करेगा उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। और आखिरी मेथड है रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड, इसमें हम रिफ्रैक्टोमीटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर। तो ये उन रिएक्शंस पे अप्लाई होता है जिनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। जिन मतलब रिएक्टेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है, प्रोडक्ट्स का रिएक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है। चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि अगर ग्लूकोज को हम एथेनॉल में चेंज कर लें, अगर हम ग्लूकोज को चेंज करें किसमें, एथेनॉल में, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन का रेट क्या है। तो ये जी फिजिकल मेथड्स हैं रिएक्शन का रेट डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, अब नमाज की ब्रेक हो जाए। तो इनमें से ये जो हमने फिजिकल मेथड्स पढ़े हैं, इनमें से क्वेश्चन बन जाता है कि वो रिएक्शंस जिसमें वॉल्यूम में चेंज आता है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डायलेटोमेट्रिक। वो रिएक्शंस जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए क्या इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। वो जिसमें जो है लाइट को जो रोटेट करते हैं रिएक्शन मिक्सचर, उनके लिए क्या इस्तेमाल होगा, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है।
मतलब रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है। तो ये फिजिक्स की टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि अगर आप ग्लूकोज और को एथेनॉल में चेंज करते हो तो ग्लूकोज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है और एथेनॉल का कुछ और है। डायलैटोमेट्रिक मेथड में नहीं, केमिकल मेथड नहीं करना, वो हमने बस ग्राफ में हमने कंसंट्रेशंस को देख लिया था, केमिकल मेथड नहीं करना। डायलैटोमेट्रिक मेथड वो होता है जिसमें वॉल्यूम चेंज आता है। मतलब या तो उसमें गैस बन रही होती है तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, या अगर गैस कंज्यूम हो रही है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अगर गैस बन रही है तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज आएगा इसका मतलब उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें से केमिकल कोई नहीं है, ये पांचों मेथड्स जो हैं ये फिजिकल मेथड्स हैं। केमिकल मेथड जो है वो टाइट्रेशन मेथड है, टाइट्रेशन। ठीक है तो बच्चों हम ब्रेक कर रहे हैं, 5 मिनट की ब्रेक। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आपने पढ़ी हुई है। अगर आपको एसिड की कंसंट्रेशन पता है तो बेस की कंसंट्रेशन मालूम कर लेते हो, बेस की पता है तो एसिड की मालूम कर लेते हो। जी ठीक है जी, 10 मिनट्स की ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जल्दी से आप लोग, बल्कि खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ लो, और और हम भी पढ़ लेते हैं खूब। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी बच्चों, वेलकम बैक। जी 13 मिनट्स की होगी है ब्रेक, मेरा ख्याल है। ठीक है, 13 मिनट्स की। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे रेट इक्वेशन। जी बच्चों, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? नॉर्मली जो लाइट होती है ना, वो डिफरेंट प्लेन्स पे वाइब्रेट कर रही होती है। यानी कि जो उसकी वेव्स हैं वो डिफरेंट प्लेन्स पे होती हैं। लेकिन जो प्लेन पोलराइज लाइट है ना, वो हमें तब हासिल होती है जब हम किसी लाइट को नाइकोल प्रिज्म से पास करते हैं। तो हमारे पास जो उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आता है वो सिर्फ एक ही प्लेन पे वाइब्रेट कर रही होती है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है, सॉरी, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसमें वाइब्रेशंस जो हैं वो हर तरफ, उसकी वाइब्रेशन का जो प्लेन होता है वो हर तरफ होता है। लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो होती है जिसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो सिर्फ एक ही प्लेन पर होती है। तो ऑप्टिकल रोटेशन मेथड में ये हमारे पास ये है जी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इस ऑर्डिनरी लाइट को हम पास करते हैं नाइकोल प्रिज्म से। तो इसका हमें सिर्फ एक ही प्लेन मिलता है वाइब्रेशन का। ठीक है। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट है। जब आप इस प्लेन पोलराइज लाइट को उसके सोल्यूशन से पास करोगे, जो आपके पास रिएक्शन मिक्सचर है, तो उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टूवर्ड्स राइट रोटेट करवा देंगे, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो इसको लेफ्ट रोटेट करवाते हैं। अगर वो टूवर्ड्स राइट रोटेट करवाए तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। अगर अगर वो टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करवाए तो उसको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। ठीक है। तो वो तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को कितना रोटेट करवा रहा है, वो जो एंगल थीटा है वो हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये था जी ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड में हम ये कह रहे हैं कि हम रिफ्रैक्टोमीटर इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो चेंज आता है उसको देख लेते हैं कि जितना ज़्यादा चेंज आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, उतनी ज़्यादा हमारे पास रिएक्शन का रेट होता है। जैसे कि ग्लूकोस अगर एथेनॉल में चेंज हो रही है तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है तो उसका मतलब कंसनट्रेशन में भी चेंज आ रहा है। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड हो गया। तो ये हमने पोलैरीमीटर देखा। डायलैक्ट्रोमेट्रिक मेथड में हम कहते हैं कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें वॉल्यूम में चेंज आता है, या तो गैस बन रही होती है या गैस कंज्यूम हो रही होती है। तो अगर तो गैस बन रही है प्रोडक्ट में तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज आएगा उतना ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड में हम आइंस की कंसनट्रेशन, चूंकि आइंस अगर होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगी। अगर आइंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा, अगर वो प्रोडक्ट साइड पे आइंस बन रहे हैं। स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं या इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम देखेंगे कि वो कितनी यूवी या आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसका मतलब रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे रेट इक्वेशन की। व्हाट इज रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन?
जी हमारे पास एक रिएक्शन है, ए और बी आपस में मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी। तो अभी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है तो रेट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो इनके मोल्स हैं वो यहाँ पर इनकी एक्सपोनेंट बन जाती है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करके हम इक्वल्स और कांस्टेंट लेके आते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करके हम इक्वल्स और कांस्टेंट लेके आते हैं के, तो ये जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को हम कहते हैं रेट इक्वेशन, या इसका एक और नाम होता है रेट एक्सप्रेशन, या इसका एक और नाम होता है रेट लॉ। ठीक है, ये तीनों नाम है इसके, रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ या रेट इक्वेशन। तो बेसिकली ये जो रेट इक्वेशन है ना, ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है। वैसे तो अभी तो हमने यहाँ से देख के लिख लिया है ना, लेकिन अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि रेट इक्वेशन जो है ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड इक्वेशन है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हमें पता चलता है कि किसी ख़ास रिएक्शन की रेट इक्वेशन क्या है। अच्छा, अब ये जो के आया ना हमारे पास, के, दिस के इज नोन एज, इस के को हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। इस के का नाम होता है जी रेट कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। जिस तरह केसी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट था, तो ये जो के है रेट कांस्टेंट है, ये भी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो के जो है ये सिर्फ, ना तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है। अच्छा, अब रेट कांस्टेंट को आपने कैसे डिफाइन करना है, व्हाट इज के। अच्छा, ये जो मैं हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर मैं यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, अगर मैं वो 1 ले लूँ, मतलब यहाँ पर मैं ए की कंसंट्रेशन भी 1 ले लूँ और बी की कंसंट्रेशन भी 1 ले लूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के रिएक्टेंट्स ए की कंसंट्रेशन भी मैंने 1 ले ली। अब 1 की पावर ए कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेट से ए की वैल्यू थी 2, और बी की कंसंट्रेशन भी मैंने 1 ले ली, और ये जो बी है ये मोल्स, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अच्छा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन के। कब, जब हमने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यूनिटी ले ली, जब हमने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यूनिटी ले ली, तो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन ही होता है। सो रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन when concentrations of when concentration of reactants, when concentration of reactants is unity। अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यूनिटी ले लो, 1 ले लो, तो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन ही होता है। इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं हम। अब रेट ऑफ द रिएक्शन का तो यूनिट हर दफा सेम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड होगा, लेकिन ये जो रेट कांस्टेंट है ना, इसका जो यूनिट है वो डिपेंड करेगा, यूनिट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे। तो अभी हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात करेंगे। रेट कांस्टेंट के जो यूनिट होते हैं वो हर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए डिफरेंट होते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन का तो यूनिट हमेशा सेम रहता है, मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड।
जी, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? जैसे कि अभी हमारे पास एक रेट इक्वेशन थी, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इसकी पावर है बी और कंसंट्रेशन ऑफ बी इसकी पावर है बी। तो द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? The sum of all the exponents to which the concentrations in the rate equation are raised अच्छा जी, ये जो रेट इक्वेशन में हमारे पास कंसंट्रेशंस की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, ये हमारे पास थी रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशंस की ये जो पावर है, एक्सपोनेंट है, इन पावर को अगर आप ऐड कर दो तो वो इस रिएक्शन का ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू, क्या क्या एक्सपोनेंट है हमारे पास? एक एक्सपोनेंट है ए और एक एक्सपोनेंट है बी, तो ए प्लस बी इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बेसिकली ये भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है, चूंकि ये डिपेंड कर रही है रेट इक्वेशन पे। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? रेट इक्वेशन पे। और रेट इक्वेशन हमें कहां से मिलता है? रेट इक्वेशन हमें पता चलता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू से। अभी तो हमने रिएक्शन को देखा और रिएक्शन को देख के बताया ना, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, हमें पहले रेट इक्वेशन निकालनी पड़ती है। तो अब हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस है ना, उनकी टाइप्स हैं। कुछ होते हैं हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं? इसका मतलब है कि इनका जो रेट है वो कंसंट्रेशन की पावर जीरो पे डिपेंड कर रहा है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो इनका रेट है वो कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी? जीरो। और किसी की भी पावर जीरो हो, आंसर क्या आ जाता है? वन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वन। तो इसका मतलब है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ये आपने याद रखना है, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल रिएक्शन है, 6CO2 प्लस 6 वाटर, इट गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, यानी कि इनमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये था जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में क्या होगा? इनके जो रिएक्शन का रेट है वो कंसंट्रेशन की पावर वन होगी। ये होगा ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनका जो रेट है वो कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी? वन। इसका मतलब अगर आप कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट भी डबल होगा। कंसंट्रेशन को डबल करोगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डबल तो रेट भी डबल। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है 2N2O5, 2N2O5 इट गिव्स 2N2O4 एंड O2।
अच्छा, दिखने में ये आपको क्या लग रहा है सेकंड ऑर्डर, मतलब दिखने में आपको क्या लग रहा है, रेट इज इक्वल्स टू के और N2O5 की कंसंट्रेशन और उसका ये जो मोल्स हैं ये पावर बनती है ना, तो दिखने में ही आपको सेकंड ऑर्डर लग रहा है। लेकिन हमने कहा कि ये जो रेट इक्वेशन आती है ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, तो रेट इक्वेशन ने हमें ये बताया कि ये N2O5 की पावर 2 पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये N2O5 की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब ऐसा क्यों होता है, रेट इक्वेशन डिफरेंट क्यों होती है जो हमारे पास एलिमेंट्री इक्वेशन है। अच्छा, इस इक्वेशन को हम कहते हैं एलिमेंट्री इक्वेशन, जिसमें एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, ये हमारी एलिमेंट्री इक्वेशन होती है। तो एलिमेंट्री इक्वेशन में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, जरूरी नहीं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी वही हो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वो नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वो हो भी सकता है या वो नहीं भी हो सकता, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यू है, क्योंकि वो हमें रेट इक्वेशन से पता चलता है। नेक्स्ट है जी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इनका रेट जो है किसी एक रिएक्टेंट की पावर 2 पे डिपेंड करेगा, इनका जो रेट है या तो किसी एक रिएक्टेंट की पावर 2 पे डिपेंड करेगा, या दूसरी सूरत हाल ये होगी कि इनका जो रेट है दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स की पावर 1 पे डिपेंड करेगा, ए की भी पावर 1 है और बी की भी पावर 1 है। इन दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर 2 आ रहा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा 2, या तो किसी एक ही रिएक्टेंट की पावर 2 होगी, या दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स होंगे दोनों की पावर 1 1 होगी, तो आंसर आएगा 2। तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास NO प्लस O3 इट गिव्स NO2 प्लस O2, NO प्लस O3 इट गिव्स NO2 प्लस O2। तो इसका ऑर्डर दिखने में भी हमें 2 ही नजर आ रहा है, और रेट इक्वेशन मतलब अगर हम इसकी अगर हम रेट इक्वेशन लिखें तो रेट इज इक्वल्स टू के NO एंड O3, तो इसका ऑर्डर हमें जो इक्वेशन में है वही हमें नजर आ रहा है, तो इस केस में दोनों सेम है, इसका ऑर्डर क्या है 1 + 1 2। जी आवाज नहीं आ रही सबको? ये अभी हम बात करेंगे कि हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, उसने आपको बताया होगा कि इसकी रेट इक्वेशन ये है, तो आपने रेट इक्वेशन से ऑर्डर लिखना होता है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये जो रेट इक्वेशन है ये एलिमेंट्री इक्वेशन से डिफरेंट क्यों होती है। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा था ना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन से होते हैं, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ना वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। इसी तरह जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं ना, रेडियो एक्टिव मतलब वो रिएक्शंस जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि वो रेडिएशंस एमिट करते हैं, रेडियो एक्टिव एमिशंस, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है कि जितने भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं उनमें रेट डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी 1, यानी कि अगर आप कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट भी डबल होगा, सिंपल है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 2N2O5 इट गिव्स 2N2O4 प्लस O2। दिखने में इसका रेट 2 लग रहा था, दिखने में इसका ऑर्डर 2 लग रहा था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इसकी रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर है वो 1 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये हमें रेट इक्वेशन से पता चलेगा। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, जितने भी रेडियो एक्टिव एमिशंस होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करती हैं, तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया। तो मैक्सिमम जो किसी रिएक्शन का ऑर्डर हो सकता है ना वो 3 हो सकता है, मैक्सिमम किसी रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो सकता है 3 हो सकता है। तो हमारे पास अगली टाइप है थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस।
जी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। तो इनमें हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। जी बेटा, अभी हम पहले पढ़ लें फिर हम प्रॉब्लम्स को करेंगे। अभी पहले हम इसको पढ़ लें, ठीक है? हम प्रॉब्लम्स करेंगे, घबराना नहीं आप लोगों ने। एलिमेंट्री इक्वेशन वो होती है जो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, वो एलिमेंट्री इक्वेशन होती है। तो एलिमेंट्री इक्वेशन जो है वो हमें बता रही होती है कि इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके इतने प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन एक्चुअली हम जो रे की बुक में लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ठीक है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है। ठीक है? यानी कि किसी एक की पावर 1 है और दूसरे की पावर 0.5 है, तो 1.5 ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3। ये मैंने आपको बताया कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। अब रेट इक्वेशन जो है वो बाकियों से, रेट इक्वेशन हमें कैसे पता चलती है? ऐसा क्यों होता है कि रेट इक्वेशन एलिमेंट्री इक्वेशन से डिफरेंट है? नेट तो, मेरा नेट तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर बारिश हो रही है शायद इसलिए वीडियो जो है ना वो लैग कर रही है। आपकी तरफ भी बारिश हो रही है? मेरी तरफ जो है ना ये बारिश हो रही है, शायद इसलिए इशू है। हमने बात की है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो ये जो नेगेटिव है ना, ये केपीके की बुक में लिखा हुआ है नेगेटिव, और फेडरल की बुक में लिखा हुआ है नेगेटिव। नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। और मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो सकता है? 3। ठीक है? अब हम ये देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि हमें रेट इक्वेशन कैसे पता चलती है। ऐसा क्यों है कि रेट इक्वेशन हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलती है? तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं, जो ये एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहे होते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शंस। लास्ट वाला था थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर में या तो रेट किसी एक रिएक्टेंट की पावर 3 पे डिपेंड करेगा, या एक रिएक्टेंट का स्क्वायर होगा और दूसरे रिएक्टेंट की पावर 1 होगी। या तो ए का स्क्वायर होगा, बी की 1 होगी, या ए का 1 होगा, बी की 2 होगी। ठीक है? तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस। जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन दिया गया है NO2 प्लस CO। इट गिव्स, ये ऑक्सीजन अपना एक ऑक्सीजन इसको दे देगा, ये हो जाएगा NO और ये हो जाएगा CO2। ठीक है? तो ये हमें लग रहा है कि ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, फोर्थ ऑर्डर नहीं होता। मैंने कहा सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है वो 3 होता है, 3 से ऊपर ऑर्डर नहीं होता। आवाज आ रही है?
बच्चों आवाज़ आ रही है आप लोगों को?